नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है वाइन एजुकेशन में। साथियों, ये एसएससी जीडी प्रैक्टिस सेट श्रृंखला का ये 17वां प्रैक्टिस सेट है। 17वां प्रैक्टिस सेट है जो कि सभी क्वेश्चन इसके इम्पॉर्टेंट हैं और सभी जो क्वेश्चन हैं सभी पिछले एग्जामों में आए हुए हैं। तो इनको ध्यान से आप नोट कीजिएगा, ध्यान से नोट कीजिएगा और ध्यान से पढ़िएगा। तो आज का सेशन शुरू करते हैं साथियों। पहला क्वेश्चन है इसका, महाबली गंगा जो महाबली गंगा है वो किस देश की सबसे बड़ी नदी है। महाबली गंगा किस देश की सबसे बड़ी नदी है। तो इसमें आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है श्रीलंका, ऑप्शन नंबर बी है थाईलैंड, ऑप्शन नंबर सी है म्यांमार और ऑप्शन नंबर डी है इंडोनेशिया। साथ ही इसमें आपको बताना है महाबली गंगा जो नदी है वो किस देश की सबसे बड़ी नदी है और किस देश में ये स्थित है। तो साथियों आपका ऑप्शन इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए श्रीलंका। श्रीलंका की जो महाबली गंगा है वो श्रीलंका की सबसे बड़ी नदी है जिसकी लंबाई है 335 किलोमीटर। 335 किलोमीटर है लंबाई। और उनकी सहायक नदी है नानू ओया। दूसरी है पूना ओया। और एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है जिसका नाम है कोतामाले ओया। क्या साथियों? कोतामाले ओया जो महाबली गंगा की सबसे महत्वपूर्ण सहायक नदी है। और भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है साथियों? भारत की सबसे बड़ी नदी है गंगा, जिसकी लंबाई है 2525 किलोमीटर। 2525 किलोमीटर हमारे देश गंगा की लंबाई है, जो कि हमारे भारत की सबसे बड़ी नदी है। आगे बढ़ते साथियों क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, नील नदी के डेल्टा क्षेत्र में सर्दी के मौसम में कौन सी फसल उगाई जाती है। आपके ऑप्शन है ए चावल, ऑप्शन नंबर बी है तंबाकू, ऑप्शन नंबर सी है कपास और ऑप्शन नंबर डी है गेहूं। ऑप्शन नंबर डी है गेहूं। इसमें आपको बताना है साथियों, नील नदी के डेल्टा क्षेत्र में सर्दी के मौसम में कौन सी फसल उगाई जाती है। कौन सी फसल सर्दी के मौसम में उगाई जाती है। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी गेहूं। ऑप्शन नंबर डी जो है गेहूं, नील नदी के डेल्टा क्षेत्र में सर्दी के मौसम में गेहूं की फसल उगाई जाती है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है। भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है। आपके ऑप्शन है ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी है पंजाब, ऑप्शन नंबर सी है आंध्र प्रदेश और ऑप्शन नंबर डी है बिहार। साथियों इसमें आपको बताना है किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश को चीनी का कटोरा कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? सबसे अधिक गन्ने की उत्पादन जो होती है वो उत्तर प्रदेश से होती है। गन्ने की उत्पादन सबसे अधिक उत्तर प्रदेश से होती है और गन्ना की जो भी चीनी मिलें हैं वो उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक हैं। सॉरी, उत्तर प्रदेश में जो भी चीनी का जो फैक्ट्रियां हैं, मिलें हैं, वो सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में हैं। इसलिए भारत का चीनी का कटोरा वह राज्य कौन सा है? वो उत्तर प्रदेश है। और साथियों वह कौन सा देश है जिसे चीनी का कटोरा कहा जाता है। देश को चीनी का कटोरा कहा जाता है, वो है क्यूबा। क्यूबा को चीनी का कटोरा कहा जाता है क्योंकि सबसे अधिक वहां पर चीनी उत्पादन होती है। आगे बढ़ते साथ ही क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, हुक का सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। आपके ऑप्शन है ए द्रव दाब से, ऑप्शन नंबर बी है प्रत्यास्थता से, ऑप्शन नंबर सी है रेडियोधर्मिता से और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इसमें आपको बताना है हुक का सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। हुक का सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी प्रत्यास्थता से। प्रत्यास्थता जो है हुक के सिद्धांत से संबंधित है। और साथ ही हुक का सिद्धांत जो है वो किसने दिया था? रॉबर्ट हुक ने सन 1676 ईस्वी में हुक का सिद्धांत दिया था। आगे बढ़ते साथ ही क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है, कंप्यूटर प्रिंटर
किस प्रकार का डिवाइस है? जो कंप्यूटर प्रिंटर है वो किस प्रकार का डिवाइस है? आपके ऑप्शन है ए इनपुट, ऑप्शन नंबर बी है आउटपुट, ऑप्शन नंबर सी है सॉफ्टवेयर, ऑप्शन नंबर डी है स्टोरेज। इसमें से आपको बताना है कंप्यूटर जो प्रिंटर है वो किस प्रकार का डिवाइस है। कंप्यूटर प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है? तो इसमें आपका सही आंसर जो हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर बी आउटपुट। आउटपुट जो कंप्यूटर प्रिंटर है वो आउटपुट आउटपुट है, आउटपुट डिवाइस है। वो कौन सा डिवाइस जो प्रिंटर है वो आउटपुट डिवाइस है। तो साथियों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है लेड ऑक्साइड का व्यापारिक नाम क्या है? जिसे PbO कहते हैं, इसका व्यापारिक नाम क्या है? आपके ऑप्शन है ए लिथार्स, ऑप्शन नंबर बी है गैलेना, ऑप्शन नंबर सी है पारा और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो साथ ही इसमें आपको बताना है लेड ऑक्साइड जो है उसका व्यापारिक नाम क्या है। तो लेड ऑक्साइड का व्यापारिक नाम साथियों, ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा, लिथार्स। लिथार्स जो है वो लेड ऑक्साइड के नाम से भी जाना जाता है। लेड ऑक्साइड का व्यापारिक नाम जो है वो क्या है? आपका लिथार्स। आगे बढ़ते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है शिवाजी को पहाड़ी चूहा और साहसी डाकू की संज्ञा 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 किसने दिया था? तो साथियों शिवाजी को पहाड़ी चूहा और साहसी डाकू किसने कहा? आपके ऑप्शन है ए जय सिंह ने, ऑप्शन नंबर बी अफजल खान और ऑप्शन नंबर सी है औरंगजेब और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो साथ ही इसमें आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? शिवाजी को पहाड़ी चूहा और साहसी डाकू की संख्या किसने दी? तो वो ऑप्शन नंबर सी औरंगजेब। मुगल शासक था औरंगजेब ने ही शिवाजी को साहसी चूहा, पहाड़ी चूहा व साहसी डाकू की संज्ञा प्रदान किया था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है भारत में दास प्रथा कब अवैध घोषित किया गया? साथियों भारत में दास प्रथा कब अवैध घोषित किया गया? तो आपके ऑप्शन है ए 1800 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी है 1853 ईस्वी में और ऑप्शन नंबर सी है 1863 ईस्वी में और ऑप्शन नंबर सी है 1800, ऑप्शन नंबर डी है 1873 ईस्वी। साथियों ये 1843 ईस्वी है। क्या 1843 ईस्वी? तो आपका ऑप्शन नंबर ए 1843 ईस्वी और ऑप्शन नंबर बी 1853 ईस्वी, ऑप्शन नंबर सी 1863 ईस्वी और ऑप्शन नंबर डी 1873 ईस्वी। तो इसमें आपको बताना साथियों दास प्रथा को कब अवैध घोषित कर दिया गया? साथियों सन 1843 ईस्वी में गवर्नर जनरल जो था वो लॉर्ड एलनबरो था। इन्होंने इसके प्रयासों से इन्होंने दास प्रथा को अवैध घोषित कर दिया। 1843 ईस्वी में लॉर्ड एलनबरो के कार्यकाल में दास प्रथा को अवैध घोषित किया गया। आगे बढ़ते साथियों क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है भारतीय संसद के ऊपरी सदन को किस और रूप में जाना जाता है? साथियों क्वेश्चन है भारतीय संसद के ऊपरी सदन को किस और रूप में जाना जाता है? आपके ऑप्शन है ए लोकसभा, ऑप्शन नंबर बी है राज्यसभा, ऑप्शन नंबर सी है राज्यसभा और ऑप्शन नंबर डी है विधानसभा। तो साथियों ये राज्य विधान परिषद है। ऑप्शन नंबर जो सी है वो विधान परिषद है। तो साथियों इसमें आपको बताना है सही आंसर क्या हो जाएगा। आपका सही आंसर इसको हो जाएगा भारतीय संसद के ऊपरी सदन को किस रूप में जाना जाता है? ऊपरी जो सदन है उसे राज्यसभा के रूप में जाना जाता है। आपका ऑप्शन नंबर बी राज्यसभा आपका सही आंसर हो जाएगा। राज्यसभा में साथियों मैक्सिमम कितने व्यक्ति रह सकते हैं? तो राज्यसभा में जो सदस्य हैं वो 250 सदस्य रह सकते हैं और वर्तमान समय में कितने सदस्य हैं राज्यसभा में? तो 245 सदस्य राज्यसभा में हैं। 245 सदस्य राज्यसभा में हैं। लोकसभा में कितने सदस्य रह सकते हैं साथियों? तो 550 सदस्य लोकसभा में रह सकते हैं। वर्तमान समय में 543 सदस्य लोकसभा में उपस्थित रहते हैं या होते हैं। साथियों आगे बढ़ते हैं, आपको पता चल जाएगा भारतीय ऊपरी सदन को किस रूप में जाना जाता है। ऊपरी सदन को
किस रूप में जाना जाता है, तो वो राज्यसभा। और लोकसभा को निचली सदन या निम्न सदन कहते हैं और राज्यसभा को उच्च सदन। साथियों जो राज्यसभा है ये हमारे अनुच्छेद 80 के तहत संविधान में अंतर्निहित है और राज्य लोकसभा जो है वो अनुच्छेद 81 के तहत भारतीय संविधान में अंतर्निहित है और हमारा जो संसद है, संसद का जो अनुच्छेद है वो 79 है। साथियों जो कि हमारे राज्यसभा का जो स्थापना हुआ था, राज्यसभा का स्थापना साथियों कब हुआ था, 3 अप्रैल 1952 ईस्वी को राज्यसभा का गठन हुआ और लोकसभा का गठन 17 अप्रैल 1952 ईस्वी को राज्यसभा और लोकसभा का गठन होता है। और हमारे संसद का जो गठन होता है कब होता है, संसद का गठन 13 मई 1952 को किया जाता है। तो साथियों आपको क्लियर हो गया होगा राज्यसभा और लोकसभा के बारे में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है, स्वर्ण मुख्यतः कहाँ पाया जाता है। साथियों स्वर्ण सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है भारत में, तो आपके ऑप्शन ए पन्ना में, ऑप्शन नंबर बी है कटनी, ऑप्शन नंबर सी है कोलार और ऑप्शन नंबर डी है खेतड़ी। इसमें आपको बताना है साथियों स्वर्ण मुख्यतः कहाँ पाया जाता है। स्वर्ण जो है मुख्यतः कहाँ पाया जाता है, तो आपके ऑप्शन है ए सी, ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी कोलार। कोलार कहाँ है साथियों, कोलार कर्नाटक राज्य में है और ये दुनिया की सबसे गहरी सोने की खदानों में से एक है। जो ये खदान है दुनिया की सबसे गहरी खदानों में से एक है। और साथ ही कोलार खदान की जो गहराई है वो 3.2 किलोमीटर गहरी है। कितनी साथियों, 3.2 किलोमीटर गहरी है कोलार की खान। और साथियों 121 सालों में 900 टन सोना निकाला गया कोलार की खान से। कितना, 121 वर्षों में 900 टन सोना निकाला गया था कोलार की खदान से। आगे बढ़ते साथियों क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है, वातावरण में सबसे ज्यादा ओजोन का संकेंद्रण कहाँ होता है। आपके ऑप्शन है ए आयन मंडल में, ऑप्शन नंबर बी है मध्य मंडल, ऑप्शन नंबर सी है समताप मंडल, ऑप्शन नंबर डी है क्षोभ मंडल। तो इसमें आपको बताना है साथियों वातावरण में सबसे ज्यादा ओजोन का संकेंद्रण कहाँ होता है। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका समताप मंडल। क्या साथियों, समताप मंडल में ओजोन का संकेंद्रण सबसे अधिक होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है, स्वर्णिम पैगोडा का देश के नाम से जाना जाता है। साथियों कौन सा देश है जो स्वर्णिम पैगोडा के देश के नाम से जाना जाता है। तो आपके ऑप्शन है ए म्यांमार, ऑप्शन नंबर बी है थाईलैंड, ऑप्शन नंबर सी कंबोडिया, ऑप्शन नंबर डी लाओस। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, स्वर्णिम पैगोडा का देश किसे कहते हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए म्यांमार। म्यांमार को स्वर्णिम पैगोडा का देश कहा जाता है। आगे बढ़ते साथियों क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है, साथियों वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे आने वाला जो भी प्रैक्टिस सेट हो, जो भी वीडियो हो आपको प्राप्त हो सके और अपनी तैयारी को एक नया आधार दे सके। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 13 है, किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यान वैली ऑफ फ्लावर्स स्थित है। क्वेश्चन नंबर 13 साथियों, वैली ऑफ फ्लावर्स फूलों की घाटी, क्या फूलों की घाटी किस राज्य में स्थित है। तो आपके ऑप्शन है ए उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर बी है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन नंबर सी हिमाचल प्रदेश और डी है केरल। तो आपको बताना है वैली ऑफ फ्लावर्स या फूलों की घाटी किस राज्य में स्थित है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए उत्तराखंड हो जाएगा। उत्तराखंड आपका हो जाएगा राइट आंसर। उत्तराखंड साथियों उत्तर प्रदेश का पार्ट था जो कि सन 2000 ईस्वी में ये टूट कर एक अलग राज्य बना। आगे बढ़ते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 है, अक्टूबर गर्मी का प्रमुख कारण क्या है। अक्टूबर हीट है उसके प्रमुख कारण क्या है। आपके ऑप्शन है ए भारत के गंगा मैदान में निम्न दाब सिस्टम, ऑप्शन नंबर बी है उच्च आर्द्रता के साथ संबंध उच्च तापमान,
और ऑप्शन नंबर सी है बहुत कम वेग वाली हवाएं, और ऑप्शन नंबर डी है गर्म और शुष्क मौसम। इसमें आपको बताना है अक्टूबर गर्मी का प्रमुख कारण क्या है। अक्टूबर गर्मी का प्रमुख कारण क्या है? तो साथ इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उच्च आर्द्रता के साथ संबंध उच्च तापमान। उच्च आर्द्रता के साथ संबंध जो है उच्च तापमान होता है, उसके कारण हमारे अक्टूबर गर्मी होती है, अक्टूबर की गर्मी होती है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 है भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो आपके ऑप्शन ए है, ऑप्शन नंबर ए है दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी भोपाल, ऑप्शन नंबर सी देहरादून, ऑप्शन नंबर डी है लखनऊ। इसमें आपको बताना साथियों वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी देहरादून। क्या साथियों? देहरादून में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? देहरादून में। इसकी जो स्थापना होती है वो होती है 1906 ईस्वी में। 1906 ईस्वी में देहरादून उत्तराखंड में इसकी स्थापना होती है। और 33 प्रमुख अनुसंधान संस्थान हमारे भारत में उपस्थित हैं, अवस्थित हैं। आगे बढ़ते साथियों क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 है लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? आपके ऑप्शन है ए रेनिन, ऑप्शन नंबर बी है टाइलिन, ऑप्शन नंबर सी है टेनिन, ऑप्शन नंबर डी है रेजिन। इसमें से आपको बताना है लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। तो साथियों लार में जो एंजाइम पाया जाता है वो कौन सा है? वो टाइलिन है। टाइलिन जो है वो हमारे लार में पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। साथियों वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबा दें जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 साथियों विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो आपके ऑप्शन है ए 21 अप्रैल, ऑप्शन नंबर बी है 16 सितंबर, ऑप्शन नंबर सी है 25 जून और ऑप्शन नंबर डी है 5 जून। जिसमें आपको बताना साथियों विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो साथियों इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 16 सितंबर। 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। विश्व ओजोन दिवस क्यों मनाया जाता है साथियों? 16 सितंबर 1995 ईस्वी को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था। क्यों हुआ था? ओजोन परत की सुरक्षा हेतु मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था, जिसमें हमारी ओजोन परत की सुरक्षा हेतु एक मीटिंग की गई थी जो साथियों कब हुई थी? 16 सितंबर 1995 ईस्वी में। तो इस वजह से 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। क्वेश्चन नंबर 18 है तानसेन सम्मान किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? आपके ऑप्शन है ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी है गुजरात और ऑप्शन नंबर डी है महाराष्ट्र। तो साथियों तानसेन सम्मान किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तानसेन सम्मान साथियों किस राज्य ने शुरू किया है? तो तानसेन सम्मान जो है वो हमारा मध्य प्रदेश राज्य जो है वो शुरू किया है। इसकी राशि जो पहले थी वो 2 लाख रुपए थी, 2 लाख रुपए थी। इसको अब बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया गया है। तानसेन सम्मान का जो राशि है वो अब कितना हो गया है? 5 लाख हो गया। सबसे पहला तानसेन सम्मान किसे प्रदान किया था साथियों? 1980 ईस्वी में 1980 ईस्वी में पंडित कृष्णराव शंकर को प्रथम तानसेन सम्मान पुरस्कार किया गया था। और 2022 का साथियों 2022 का जो तानसेन सम्मान है वो किसे प्रदान किया गया? 2022 का जो तानसेन सम्मान है वो व्यास को प्राप्त हुआ। किसे? व्यास जी को प्राप्त हुआ तानसेन सम्मान। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 है राजा रवि वर्मा कहाँ के महान चित्रकार थे? साथियों राजा रवि वर्मा कहाँ के महान चित्रकार थे? आपके ऑप्शन है ए बंगाल, ऑप्शन नंबर बी है बिहार, ऑप्शन नंबर सी है पंजाब और ऑप्शन नंबर डी है केरल। साथ ही इसमें आपको बताना है राजा रवि वर्मा कहाँ के महान चित्रकार थे। तो आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी केरल। केरल राज्य के महान कलाकार कौन थे? राजा रवि वर्मा चित्रकार थे। इनकी जो प्रसिद्ध चित्र थी वो शकुंतला थी।
शकुंतला थी। और साथियों शकुंतला कांटा निकालने के बहाने दुष्यंत को देखती हुई, ये भी एक प्रसिद्ध कृति है इनकी, जो कि ये पौराणिक कथाओं पर चित्र बनाते थे, पौराणिक कथाओं पर चित्र बनाते थे। आगे बढ़ते साथियों क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 है, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की थी? स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की थी? आपके ऑप्शन है ए 1861 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी 1891 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी 1893 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी 1896 ईस्वी में। तो इसमें आपको बताना है रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी ने कब किया था। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? 1896 ईस्वी में, 1896 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1896 ईस्वी में किया गया था। तो साथियों कैसा लगा आज का सेशन? और सेशन अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए और वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि, और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको प्राप्त हो सके। तो साथियों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।